मेरा नाम सायरा है। मेरी शादी एक अमीर आदमी से हुई थी। पैसे की वजह से घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ज़िंदगी भी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन आज शाम में जब मैं किचन में बैठी काम कर रही थी, अचानक एक नौजवान लड़का किचन में दाखिल हुआ, जिसे देखकर मैं एकदम दंग रह गई। न जाने वो कौन था, जो मैंने आज इससे पहले इसे कभी नहीं देखा। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर अख्तर भी किचन में आया और बोला, ये हमारे घर में नया मुलाजिम है। अख्तर ने बताया, अम्मा ने पहले मुलाजिम रहीम को फारिग कर दिया था, अब इसकी जगह ये काम करेगा। अख्तर की ये बात सुनकर हैरान रह गई। रहीम हमारा बहुत पुराना और वफादार मुलाजिम था, जो काफ़ी अरसे से हमारी खिदमत कर रहा था। मैंने अख्तर से पूछा, आपने रहीम को नौकरी से क्यों निकाला? अख्तर ने अजीब नज़रों से देखते हुए कहा, रहीम ने मुझे धोखा दे दिया। मुझे कई दिनों से इस पर शक था, लेकिन अब यकीन हो गया, इसलिए मैंने इसे निकाल दिया। ये लड़का वसीम बहुत नेक और ईमानदार है। वैसे भी रहीम की उम्र ज्यादा हो गई थी, इसलिए काम नहीं कर रहा था, इसलिए काम का नहीं रहा। वसीम जवान है और घर का काम बेहतर तौर पर संभाल सकता है। ये कहकर अख्तर मेरे करीब आए और मुझे सीने से लगाकर मेरे माथे पर बोसा दिया और फिर वापस बाहर जाने के लिए निकल गए। वसीम अपनी जगह पर खड़ा बड़ा गौर से मुझे और अख्तर को देख रहा था। हमारे यहाँ मियाँ बीवी खुलेआम मिलना एक आम सी बात थी। मैंने एक खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी और मैं घर में भी हमेशा खूबसूरत कपड़े भी पहनती थी, जिनमें मेरा हुस्न नुमाया होता था। मेरी रंगत बहुत गोरी और जिस्म भी पुरकशिश था, इसलिए साड़ी बहुत मुझ पर चहकती थी। यही वजह थी कि मैं ज़्यादातर साड़ी ही पहनती थी। जिस महफिल में भी चाहती थी, वहाँ की जीनत बन जाती थी और हर कोई मुझे देखकर मेरा दीवाना होने लगता था। इस बात का मुझे बहुत गुरूर था। हमारी पार्टियाँ अमूमन अमीर लोगों के साथ हुआ करती थी और वहाँ मौजूद मर्द जब अपनी बीवियों को नज़रअंदाज करके मुझे तवज्जो दे दे तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती थी। इनकी नज़रें मुझ पर मरकूज होती थीं, पर मैं खुद को दुनिया की हसीन तरीन औरत समझने लगती थी। इस वक्त एक मुलाजिम की निगाहें मुझ पर जमी हुई थी और ये बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। एक मुलाजिम कैसे मुझे इस तरह की नज़रों से देख सकता था? इसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल की लकीरें थीं और कमीज शलवार में भी कहाँ हुआ वो कुछ मेला सा लग रहा था। इसकी कमीज के बटन भी खुले हुए थे। मैंने एक नज़र इस पे डाली और कहा, अपना हुलिया दुरुस्त करो और फिर काम शुरू। रहीम को घर का हर काम मालूम था, लेकिन तुम्हें नए सिरे से सब कुछ सिखाना पड़ेगा। पता नहीं अख्तर ने रहीम को नौकरी से क्यों निकाल दिया। मुझे इनके इस फैसले की अचानक वजह से समझ नहीं आई। मैंने वसीम को क्वार्टर में भेज दिया और कुछ देर बाद वो साफ सुथरा होकर वापस आया। मैंने इसे देखकर हैरान रह गई। इसका हुलिया बिल्कुल बदल चुका था। अचानक मेरे बहुत करीब आकर खड़ा हो गया और सीने पर हाथ बांधकर कहने लगा, मालकिन बताएं क्या काम करना है। इसकी इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया और बहुत ज्यादा करीब आ गया था। 2 कदम पीछे हट गई और कहा, पहले अपनी हद याद रखो। मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसे काम काज समझाना शुरू कर दिए, लेकिन रात का खाना तैयार नहीं था और बारिश की वजह से घर भी गंदा हो गया था। इसमें मुलाजमत की सख्त ज़रूरत थी। तकरीबन 10 बजे अख्तर घर वापस आए तो इस वक्त तक वसीम अपना काम करके अपने क्वार्टर में जा चुका था। मैंने अख्तर के सामने खाना रखा और कहा, ये मुलाजिम आप कहाँ से उठा लाए हैं? ये सारा वक्त मुझे अजीब नज़रों से देखता रहता है। मेरी बात सुनकर अख्तर मुस्कुराए और कहने लगे, ख्वामा का वहम ना पालो तुम। 40 साल की औरत हो और वो एक 17 साल का लड़का। रहीम ने चोरी का सिलसिला शुरू कर रखा था और मैंने आज सुबह इसे रंगे हाथों पकड़ लिया और इसे निकाल दिया। ये लड़का पहले हमारे एक दोस्त के घर में काम करता था। अच्छा और नेक लड़का है, इसलिए मैं इसे घर ले आया। अख्तर की बात सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आया। वो हमेशा ये बात जताना नहीं भूलते थे कि मैं 40 साल की हो चुकी हूँ। उम्र में भी खुद को फिक्र दरअसल इस उम्र में भी मैं खुद को फिक्र करने की हर मुमकिन कोशिश करती और खुद को पार्टी की जीनत बनाती थी। अख्तर कोई मेरी ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी। वो अक्सर मुझे कहते कि अपनी नुमाइश करना बंद करो, तो अब तुम उम्र रसीदा हो गई हो, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर लिया करो। मुझे यकीन था कि अख्तर की ये सब हसद की वजह से कहते हैं, क्योंकि वो खुद मेरे जैसे खूबसूरत और पुरकशिश नहीं थी और मैं मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ थी। इसलिए मुझे वसीम के आने का कुछ देर बाद मालूम चला नहीं वो कब मेरे सामने खड़ा था। मैंने गुस्से से पूछा, क्या मसला है? मेरे सर पर क्यों खड़े हो? अजीब नज़रों से मुस्कुराया और कहने लगा, आपके लिए क्या बताऊं? मैंने गुस्से में कहा, देर से कुछ भी मंगवा लूंगी, तुम जो भी सफाई का काम देखो। कुछ ही देर बाद वो दोबारा वापस आ गया और कहने लगा, काम हो गया है। इसकी फुर्ती पर हैरान रह गई। मैं मलिक को गुस्से में कहा, अपने क्वार्टर में चले जाओ, लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, साहब ने रात तक बंगले में रहने का हुक्म दिया है, इसलिए मैं क्वार्टर में नहीं जा सकता। फिर वो लॉन्च में ज़मीन पर बैठ गया। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, क्योंकि इसकी मौजूदगी से मुझे बड़ी तकवत हो रही थी। कुछ देर गुजरी तो चौकीदार ने मुझे इत्तला दी कि रहीमदार दरवाजे पर आया है।
आया है और मुझसे मिलना चाहता है। ये सुनकर मैं फौरन कमरे से निकल गई, लेकिन वसीम ने मुझे रोक लिया और कहने लगा, साहब ने मना किया है था कि आप रहीम से मिलने ना जाओ। से मैं वसीम को कहा, तुम्हारी इजाजत की पाबंद नहीं हूँ, तुम मेरे मुलाजिम हो। जैसे ही कमरे से बाहर इस पीछे से अख्तर को फोन लगाकर सारी सूरत हाल बता दी। पहुंच की आ पड़ी थी कि इसकी हरकत में टटक गई। इसने अपना फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया और दूसरी तरफ अख्तर थी, जो इंतहाई गुस्से से मुझे देख रहे थे। अगर तुमने रहीम से मिलने की कोशिश की तो दोबारा बंगले में कदम ना रखना। अख्तर का लहजा सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैंने फोन काट दिया और बुरी तरह घूर कर वसीम को देखा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, साहब ने मुझे यही जिम्मेदारी सौंपी है। हमारा काम आपकी हिफाजत करना है। मुझे इस पर इतना शदीद गुस्सा आया कि मैंने कुछ भी नहीं कहा और वापस कमरे में जाकर बंद हो गए। अख्तर किसी बला की तरह इस मुलाजिम को मेरे सर पर छोड़कर चले गए थे। इसके बाद वो मुलाजिम पूरी तरह घुल गया। बिला झिझक मेरे कमरे में आता और मेरे मामलात में दखल अंदाजी करता। मैं इस कदर तंग आ चुकी थी कि इसे निकालने के तरीके सोचने लगी थी। मेरी आदत के मुताबिक मेरी कुछ दोस्त पार्टी के लिए मेरे घर चले आए, लेकिन कुछ ही देर गुजरी के वसीम हमारे सर पर सवार हो गए। वो मुस्तकिल कोने पर खड़ा सबके जजाले में रहा, खास कर उसकी नजरें मुझ पर जमी हुई थी। पहली बार मुझे ये खौफ महसूस हुआ कि वो अख्तर एक एक बात बताएगा। इसलिए मैंने इससे कहा कि तुम जाकर मेहमानों के लिए खाना तैयार करो। वो मेरे हुक्म पर किचन में चला गया और तो मुझे सुकून आया और पार्टी देर तक चलती रही। पार्टी में कुछ मर्द थे जो मेरी एक दोस्त कहने लगी कि तुमने जिस तरह गैस की इसको औकात दिलाई है, वो दोबारा किसी को ऐसा नहीं करेगा। मर्द बस दिल लगी के लिए है, मगर वो तो हद से ज्यादा तजावुज कर गया। इसलिए मैंने इसकी औकात याद दिला दी थी। वो समझ रहा था कि मैं इसकी बातों में आ जाऊंगी, इसके साथ शादी कर लूंगी, जबकि मैंने इससे सिर्फ दोस्ती की थी। मेरी ये बात मेरे सारे ही दोस्त खिलखिलाकर हंस दिए। अख्तर का एक कारोबारी दोस्त था जो अक्सर पार्टी में मुझसे मिलता था। अब वो मेरे पीछे ऐसा दीवाना हुआ कि मुझसे शादी का कहने लगा, जबकि मैं शादीशुदा औरत थी। इसलिए मैंने अब पहले तो सिर्फ दिल लगी के खातिर इसके साथ दिल बहलाया, क्योंकि वो काफी खूबसूरत और जवान था। मगर जब वो बहुत पीछे पड़ने लगा तो अम्मा ने इसके मुंह पर एक थप्पड़ मारकर इस किस्सा ही खत्म कर दिया। मेरे दोस्त इस बारे में बातें कर रही थी कि और साथ ही मेरे हुस्न पर कसीदे भी पढ़ रही थी। मेरा आज का दिन भी काफी अच्छा गुजर रहा था। दोस्तों के साथ वक्त गुजारने का पता ही नहीं चला। जब पार्टी खत्म हुई तो वसीम मेरे लिए दूध का गिलास लेकर कमरे में आया और कहने लगा, मलका, आज आप बहुत हसीन लग रही हैं। क्या आप अक्सर ऐसी पार्टियां करती हैं और इस तरह तैयार होती हैं? इसकी नज़रें मेरे लिबास पर थी। भी करती हूँ। और तुम्हें कोई एतराज़ है क्या? वो मुस्कुराया और कहने लगा, नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई। आप इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा हसीन लग रही हैं। मैंने आज तक किसी को इतना खूबसूरत नहीं देखा। वो दिल से तारीफ कर रहा था और अपनी तारीफ सुनकर मैं खुद ब खुद मेरे अंदर एक सुकून उतर आया। बहुत अरसे के बाद किसी ने तारीफ की थी, लेकिन मैंने ये बात अपने चेहरे पर ना आने दी और इसे कहा कि मेरे कमरे में बिला जरूरत मत आया करो। मेरी बात सुनकर वो वापस चला गया। इस तरह दिन गुजरते चले गए। मेरे शौहर को गए पूरे 10 दिन हो गए थे। इन दिनों वसीम ने मुझे हर तरह से तंग किया। वो मेरी हर छोटी छोटी बात की खबर रखता, कुछ बातें अख्तर तक पहुंचाया करता था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे अख्तर ने वसीम को मुखबरी के तौर पर रखा हुआ है। कभी कभी तो मुझे ये ख्याल आता कि कहीं मेरे शौहर को गैस वाले मामलात की भिनक ना पड़ गई हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी गैस के साथ दिल लगी का खेल खेला था और साथ ही कर अपने हाथ से तजावुज कर बैठा था और इसमें मेरा भी हाथ था। मैंने इसे अपने हुस्न के जलवे दिखाए, मगर फिर भी सोचती कि अगर अक्सर इसके बारे में भी पता होता तो अख्तर मेरी जान ले लेते हैं। वो मुझे लेकर एक बहुत ही ज़्यादा शक्की थे और इनसे ही बर्दाश्त नहीं होती थी कि मैं गैर मर्द या मेरी तरफ नज़र उठाकर देखें। कि जायदाद तो इन्हें मेरे लिबास पर एतराज़ था, मगर वो चाहकर भी मुझे रोक नहीं सकते थे, क्योंकि मैं भी अमीर बाप की बेटी थी और इनकी रोक टोक पर मुझे कोई असर नहीं होती थी। वो मोहब्बत से समझाने और कभी सख्त लहजे में, लेकिन मैं वही करती जो मुझे करना था और मैं इस बात पर इन्हें नहीं अच्छी तरह समझ गई थी। इसीलिए उन्होंने कुछ कहना ही छोड़ दिया था। ऐसे ही दिन गुजर गए और एक दिन वसीम ने ऐसी हरकत की कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो स्ट्रॉन्ग रूम में आ गया और फिर इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इसकी आवाज़ों पर मैंने घबराकर स्टोर रूम के दरवाजे पर पहुंची। स्टोर रूम में अंधेरा हुआ था। मैं अंदर से कहीं था और आवाज़ देकर पूछने लगी, बस वो ठीक ठीक रहा। मैं लगा कहीं कोई शॉर्ट सर्किट ना लग गया हो, क्योंकि घर की कनेक्शन स्टोर रूम में मौजूद थी। मैं जल्दी से अंदर गया
اور یہاں وہاں اسے ڈھونڈنے لگی کہ اچانک لائٹ جلی اور اس نے مجھے دھکا دے کر ایک ٹوپی کرسی پر بٹھا دیا۔ ملک غصے سے اٹھ سے کہا، یہ حرکت ہے اختر، کونے میں مت دو، تمہیں یہاں دھکے دے کر نکلواؤں گی۔ میری یہ بات سن کر وہاں سارا اسٹور روم کا دروازہ بند کر لیا۔ کہنے لگا، صاحب جب آئیں گے تب دیکھیں گے، ابھی تو آپ میرے قبضے میں ہیں۔ پھر اس نے میرے ساتھ زبردستی میرے وجود سے دوپٹہ جدا کیا اور میری فوٹو بنانے لگا۔ میں اسے روکنے لگی لیکن وہ رکنے کو تیار نہ تھا۔ میرے مقابلے میں وہ جوان تھا، اس لیے اس پر قابو آ گئی۔ اس نے میری کئی فوٹیج بنائی اور پھر کچھ ہی دیر بعد کہنے لگا، اب آپ کو پتہ چلے گا کسی کے جذبات سے کھیلنا کیا ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کیوں کی، لیکن کچھ دیر بعد مجھے یہ بات سمجھ آئی جب اسٹور روم کا دروازہ بجا اور کیچ اسٹور میں داخل ہوا۔ یہ دیکھ کر میں تنگ رہ گئی۔ وسیم ہاتھ باندھے گیس سے کہنے لگا، صاحب میں نے آپ کا کام کر دیا، ساری فوٹیج بنائی ہیں اور آپ کو بھیج دی ہیں۔ آپ نے جیسا بتایا تھا یہ عورت ویسی ہی ہے، اپنے شوہر کے پیٹھ پیچھے غیر مردوں کے ساتھ پارٹیاں بھی کرتی ہے اور اپنی نمائش کرنا فرض سمجھتی ہے، اس لیے جو آپ نے کہا میں نے کر دیا۔ گیس نے اس کمرے سے جانے کی اجازت دی اور مجھ سے کہنے لگا، میں تمہارے پیچھے اس لیے پڑا تھا کیونکہ تم نے مجھے اپنی اداؤں کے جال میں پھنسایا اور تم نے مجھے لوگوں کے درمیان تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا۔ اب میں تمہاری فوٹیج تمہارے شوہر کو بھیجوں گا اور پھر تم کہیں کی نہیں رہو گی۔ اس کے پاس چھوڑ کر میں اس کے پیروں میں بیٹھ گئی اور کہا، میرے ساتھ ایسا نہ کرو، لیکن وہ راضی نہ ہوا۔ کہنے لگا، تمہیں بھی نہیں بچہ بنایا تھا، اب تمہیں مقدمہ ہوگا۔ جسم کی نمائش کرنے کا بہت شوق ہے نا، فوٹیج کے ذریعے تمہاری صحیح طرح سے نمائش ہوگی اور ہر کوئی حسن کے جلوے دیکھے گا۔ تم امیروں کے قریب ہوتی ہو اور اگر غریب آدمی تمہارے قریب ہو تو تمہیں برا لگتا ہے۔ اب تمہاری فوٹیج امیر بھی دیکھیں گے، غریب بھی۔ مجھ سے کسی سے ہمدردی کی امید نہ رکھنا، اور جیسے تم نے کہیں اچھی عورتوں کو غلط طور پر استعمال کرتی ہو، میرے ساتھ بھی نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہو، صرف اس کے نام پر اس کے ساتھ ہو، ورنہ یہ زیدی کو کوئی فرض نہیں۔ کہ اس کے پیروں میں گر کر رونے لگی اور کہا، مجھے معاف کر دو، میری فوٹیج پبلک نہ کرو، میں اختر کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ میری یہ بات سن کر قید زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے تمہارا شوہر اتنے دنوں کے لیے دوسرے شہر کیوں جاتا ہے؟ صرف تمہاری حرکتوں سے تنگ آ کر اس نے ایک عزت دار لڑکی سے شادی کر لی اور یہی بات تمہارے پرانے ملازم رحیم کو پتہ چل گئی تھی، اس لیے تمہارے شوہر نے خاموشی سے اسے نوکری سے نکال دیا اور مجھ سے کسی اور نوکر بھیجنے کا کہا تو مجھے موقع بدلہ لینے کا ملا، اس لیے میں نے اپنے ہی ایک ملازم کو تمہارے گھر نوکر بنا کر بھیج دیا۔ میں جانتا تھا کہ میرے ملازمین کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ تم پر بری نظر ڈالے گا اور یہی میں چاہتا تھا۔ میں ہر طرح سے تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اب تمہاری فوٹیج پبلک ہوگی، تمہارا شوہر تمہیں خود طلاق دے گا، تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ پھر واقعی اس نے اپنی بات پوری کی تھی اور ویسے ہی سب کچھ ہوا جیسے گیس نے کہا تھا۔ اختر کو جیسے ہی میری فوٹیج ملنی شروع ہوئی، اس نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور پھر اپنی دوسری بیوی کو عزت سے رخصت کروا کر اس گھر میں لے آیا۔ جب میں دنیا میں منمناتی پھرتی تھی، پھر میرے پاس پیسے کی کمی اگرچہ نہیں تھی لیکن عزت کی زندگی کافی دور چلی گئی تھی۔ میں عورتوں سے گزارش کرتی ہوں، ہمیشہ اپنے وجود کو چھپا کر رکھیں، اپنی خوبصورتی کو غیروں پر عیاں نہ کریں۔ عورت کا حسن پردے میں ہے ہی اچھا لگتا ہے، عورت کی خوبصورتی چار دیواری میں برقرار رہتی ہے۔ اگر ایک دفعہ کوئی عورت کسی غیر مرد کے سامنے عیاں ہو جائے تو اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہتی۔ کوشش کریں خود کو باپردہ رکھیں۔ شکریہ۔ آپ کو اگر آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو پر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔